Hello friends, how are you? I hope you saw my lecture 1 and you liked it. And continuing with my lecture 1, in this lecture 2, we will be discussing about poem Place of Effective Management. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट है किसी भी कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए। और रेसिडेंशियल स्टेटस की कितनी इंपॉर्टेंस है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी। उसके बेसिस पे कंपनी की इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिसाइड किया जाता है। और अगर एक नॉन रेसिडेंट का पोएम इंडिया में नहीं है तो उसकी जो इनकम सिर्फ इंडिया में जो सोर्स है बस वही टैक्स होती है। तो इसलिए पोएम बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमने इस लेक्चर में हम पोएम के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द लेजिस्लेटिव इंटेंट, then the basic provisions, some formulas, and then we will go to our question paper questions and we will solve that in this class. हम आगे जा रहे हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं जो हमारा इनकम टैक्स के हमारे कोर्स में है, पोएम का। अब ये जितना आसानी से मैंने बोल दिया उतना आसान है नहीं। ऐसा आसान नहीं होता एक कंपनी दूसरी कंट्री में अपनी कंपनी बना ले और वहां से नॉन रेसिडेंट का स्टेटस क्लेम कर ले। यहाँ पे आ जाता है नॉन रेसिडेंट आप हो या नहीं, ये डिसाइड करना एक अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसपे आपको, जैसे मैंने बोला, आपके पास हर साल हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इससे 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी सारे क्वेश्चन पेपर्स। अब रेसिडेंट फ्लिपकार्ट मॉरिशस की मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये क्वेश्चन, ये मुद्दा है। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए एक बार हम अपना सेक्शन पढ़ लें। हाँ, तो ये हमारा सेक्शन है। एक कंपनी के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस की बात हो रही है, हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं। देखो एक चीज और बता दूं, जितने भी हमारे इनकम टैक्स में पर्सन हैं, इंडिविजुअल, HUF, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, AOP, कंपनी, सबके अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट, सबके अलग अलग तरीके से रेसिडेंसी निकाली जाती है। और ये सब हमने IPCC में पढ़ा हुआ भी है। और मैं आज के टॉपिक में कंपनी वाला कवर कर रहा हूँ, वो इसलिए ये ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाता है, और ये हमारे सेक्शन से आ रहा है। अ कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया in any previous year if it is an Indian company or its place of effective management in that year is India। और नीचे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बताया हुआ, इसका मीनिंग क्या है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are, comma, in substance made। अब देखो यहां से हमें क्या पता लगा, एक कंपनी इंडिया की रेसिडेंट मानी जाएगी एक साल में। इसका मतलब सबसे पहले जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है ये हर साल देखना होता है। एक पॉसिबिलिटी है कि फ्लिपकार्ट मॉरिशस ईयर 1 में मॉरिशस की रेसिडेंट हो, ईयर 2 में इंडिया की रेसिडेंट हो, फिर ईयर 3 में वापस मॉरिशस की हो। ये बिल्कुल पॉसिबल। तो हम हर साल देखेंगे इस साल ये कंपनी कहाँ की रेसिडेंट। इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ जो हमारी लॉ में लिखा हुआ है। इंडियन कंपनी मतलब, बहुत आसान भाषा में अगर बताऊं, जो कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 में रजिस्टर्ड। बहुत आसान सा का मीनिंग है। अगर आप इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो तो आप इंडियन कंपनी माने जाओ। अगर आप इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप इंडियन कंपनी नहीं। लेकिन बस सिर्फ इंडियन कंपनी रेसिडेंट नहीं होगी, अगर आप कहीं भी रेसिडेंट, कहीं भी रजिस्टर्ड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ग्लोबली कहीं भी रजिस्टर्ड, बट आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को पोएम बोला जाता है। मैं इस पूरे लेक्चर में पोएम वर्ड यूज करूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म है पोएम। अगर पोएम आपका इंडिया में है तब भी आप इंडिया की रेसिडेंट माने जाओगे। और पोएम का क्या मीनिंग है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पोएम का मीनिंग भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, क्योंकि ये 2 मिनट में डेफिनेशन में लगाऊंगा, फिर मैं आगे डिटेल में आऊंगा। पोएम का मीनिंग होता है एक वो जगह जहां पे जरूरी, ये मतलब इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट
एंड कमर्शियल डिसीजंस। वो मैनेज डिसीजंस कौन से वाले? मैनेजमेंट और कमर्शियल, नॉन कमर्शियल नहीं। फॉर एग्जांपल नॉन कमर्शियल का एग्जांपल क्या हो गया? नॉन कमर्शियल का एग्जांपल क्या हो गया? मैंने यहाँ पे कोई डोनेशन दी, दैट इज नॉट अ कमर्शियल। कमर्शियल मीन विच इज रिलेटेड टू माई बिजनेस। प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस, कौन से डिसीजंस? जो मैनेजमेंट और कमर्शियल, और उनमें भी कौन से वाले? जो की हो। जो रेगुलर डे टू डे वाले डिसीजंस हैं वो नहीं, वो कहीं भी लेते रहो। लेकिन जिस जगह पे ये जरूरी डिसीजंस विच आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी, उस एंटिटी की, फ्लिपकार्ट मॉरिशस के जो बिजनेस है उसके कंडक्ट के लिए वो डिसीजंस अगर जरूरी है, नेसेसरी है, और इन सब एज अ होल, एंटिटी एज अ होल, उसको ओवरऑल बेसिस पे देखा जाएगा, एक छोटे से हिस्से के लिए नहीं देखा जाएगा। आर इन सब्सटेंस मेड, इन सब्सटेंस मतलब फॉर्म में नहीं, भले ही लीगली नहीं हो रहे हो, बट इन सब्सटेंस एक्चुअली, एक्चुअली अगर वो एक जिस जगह पे वो वाले डिसीजंस लिए जा रहे हैं वहां पे आपका पोयम कहलाया जाए। मतलब अब यहां से बहुत चीजें हमारे काम की निकलती हैं। थोड़ा सा मैं, मतलब हम फिर से स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी का रेसिडेंसी हर साल देखा जाता है, या तो वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, और इतना आसान है, जाहिर सी बात है, ये पहले पार्ट पे आपको क्वेश्चन कभी भी नहीं है। रिलायंस इंडिया इंडिया की रेसिडेंट है, फ्लिपकार्ट इंडिया इंडिया की रेसिडेंट है, इसमें कोई डाउट। क्वेश्चन आएगा फ्लिपकार्ट मॉरिशस की, और उसके लिए रेलिवेंट है ये, और इस पे ही हमारा 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उस साल में अगर इंडिया में है तो फ्लिपकार्ट मॉरिशस इंडिया की मानी जाएगी। पोएम का मीनिंग सिंपल सा है, इफेक्टिवली आपकी कंपनी कहाँ से ऑपरेट हुई है। जस्ट बिकॉज फ्लिपकार्ट वालों ने मॉरिशस में एक कंपनी खोल ली, ऐसे बात नहीं बनती ना भाई। मॉरिशस में रजिस्टर होने से बात नहीं होगी, ठीक है, आप पहले क्लॉज से तो बाहर आ गए, एक्चुअली वो रन भी मॉरिशस से होनी चाहिए। तो उसका मतलब जो फ्लिपकार्ट इंडिया के जो फाउंडर्स हैं, जो पूरी टीम है, वो तो इंडिया में बैठी है। उन लोगों को उठ के, अगर जब तक वो बंदे इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, तब तक वो माना जाएगा इंडिया से ही रन हो रही है, इंडिया की रेसिडेंट है। तो उन बंदों को उठ के मॉरिशस जाना पड़ेगा, और जो जब वो मॉरिशस जाएंगे तभी माना जाएगा कि वो वहाँ की नॉन रेसिडेंट है, और वहां पे उनको मैंने की डिसीजंस लेने होंगे इन सब्सटेंस। जस्ट बिकॉज ये नहीं बस वहां जाके बस थोड़ी देर के लिए जाना है, मुंह दिखा के आ जाना है, ऐसा नहीं है। वहां बैठ के एक्चुअल में डिसीजंस लेने हैं, या वहां जाके बस ये नहीं कि डिसीजन यहाँ लिए, वहां जाके मैंने एग्रीमेंट साइन कर दिया, वहां जाके मैंने बस एक कुछ कागज साइन कर दिए, एक्चुअली डिसीजन वहां पे लेने। समझ लो बात को। तो ये एक कंसेप्ट है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का। तो हमारे पास बहुत सवाल आते हैं क्वेश्चन में, पेपर में, कि भाई प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बताओ इस कंट्री, इस कंपनी का कहाँ पे है। ठीक है जी। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे बताई जाती है? हाउ टू डिटरमिन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए सरकार ने, जो सीबीडीटी है हमारी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इट हैज कम विद अ सर्कुलर। सर्कुलर में उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे बताया जाए कि पोयम इंडिया में है या नहीं। इसके लिए इन्होंने 2 स्टेप प्रोसेस बताया, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में आप देखोगे कि क्या आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं। एक्टिव बिजनेस मतलब, एक्टिव मतलब नाम को नहीं, एक्चुअल में बाहर बिजनेस हो रहा है ना। अगर बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं, वो आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यस। अगर बिजनेस है, दैट इज कंपनीज आर फुलफिलिंग द टेस्ट ऑफ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस आपका पोयम बाहर मान लिया जाएगा अगर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स, बीओडी मीटिंग्स, आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आपका बाहर एक्टिव बिजनेस है, मॉरिशस में फ्लिपकार्ट मॉरिशस का एक्टिव बिजनेस है। अब एक्टिव बिजनेस कैसे है वो यहाँ पे हम देखेंगे। एक्टिव बिजनेस अगर है, एक बारी को मान लेते हैं, तो हम बस ये देख लेंगे कि भाई आपकी मेजोरिटी ऑफ मीटिंग्स कहाँ हो रही है। अगर आपकी मेजोरिटी मॉरिशस में हो रही है तो मान लेंगे आपका पोएम इंडिया में नहीं है, मॉरिशस में। बट
इसमें एक कंडीशन, अगर हमें ये लगता है कि भाई ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, एक्चुअली ये डिसीजन लेते ही नहीं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, बल्कि कोई और बंदा है, कोई और रेसिडेंट है जो इंडिया में बैठे, तो फिर इंडिया में मान लिया जाएगा। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बंदे तो दे आर मेयर पपेट्स, उनको तो बस नाम के लिए रखा हुआ है। एक्चुअल में तो कोई प्रमोटर है, कोई शेयर होल्डर है, कोई फाउंडर है जो सारे डिसीजन ले रहा है, तो फिर वो शेयर होल्डर जहां बैठा है वहां पे कोई मान लिया। ठीक है जी। तो आप पूरा देख रहे होंगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बहुत ही सब्सटेंस ओवर फॉर्म का स्ट्रक्चर है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म से मतलब कागजों में कुछ भी लिखा हो, हमें सरकार बोलती है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम एक्चुअल में देखेंगे, तह तक जाएंगे आपकी बात के, देखने की आपका पोएम कहाँ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत लड़ाई होती है इसको। और मैंने जो फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया है, फ्लिपकार्ट पे भी पोयम का इशू चल रहा है, फ्लिपकार्ट सिंगापुर और फ्लिपकार्ट मॉरिशस पे, वो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है कुछ। अगर आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, तो फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे उन बंदों को जो की डिसीजंस ले रहे हैं, और फिर हम जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे वो बंदे वो डिसीजन ले रहे हैं। पहले उन बंदों को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो बंदे कहाँ पे हैं, उस बेसिस पे हम बोलेंगे आपका पोयम इंडिया में है या नहीं। क्लियर है जी। अगर एक्टिव बिजनेस है तो हम बोर्ड के बेसिस पे कर लेंगे, अगर बोर्ड डिसीजन नहीं ले रहा तो जो बंदा ले रहा है उसके बेसिस पे। अगर एक्टिव बिजनेस नहीं है तो हम बोर्ड पे तो जाएंगे ही नहीं, हम सीधा आइडेंटिफाई करने लगेंगे कौन सा बंदा ले रहा है, और उसके बेसिस पे हम पोयम पाएंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं जी, पोयम होता क्या है। नो सॉरी, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट है क्या चीज, कैसे टेस्ट किया जाए। इसका सरकार ने बहुत ही क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म निकाला है। यहाँ पे सरकार ने टोटल 4 कंडीशंस दी हैं, और चारों सेटिस्फाई होंगी है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब ऑल 4 टू बी सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन है आपकी पैसिव इनकम इज 50% और लेस ऑफ टोटल। पैसिव इनकम जो है दैट शुड बी लेस और इक्वल टू 50% ऑफ टोटल। पैसिव इनकम क्या है भी हम उस पर आएंगे। आपके जो एसेट्स है इंडिया में वो लेस हैं, लेस देन या इक्वल टू है टोटल एसेट्स। आपके जो एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, वो लेस देन इक्वल टू 50% है टोटल एम्प्लॉयज के। आपकी जो एम्प्लॉय की सैलरी है, पेरोल एक्सपेंस है, सैलरी, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, वो टोटल एक्सपेंस का 50%, टोटल सैलरी का। तब मान लिया जाएगा इंडिया में अगर आपका व्यापार इतना है, टोटल का 50% से कम है, इनकम भी कम है, एसेट भी कम है, एम्प्लॉयज भी कम है, सैलरी भी कम है, तो मान लिया जाएगा हाँ भाई आपका इंडिया में बिजनेस नहीं है, आपका तो बाहर बिजनेस। देन यस यू हैव एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एक बार पैसिव इनकम के मीनिंग पे और आ जाते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। पैसिव इनकम यहाँ पे डिफाइंड है, पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है आप समझ भी रहे होंगे, बेसिक अंग्रेजी से अगर सोचे, पैसिव इनकम मतलब थकी हुई इनकम, जिस इनकम के लिए आपको ज्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ा, बस आपको मिल रही है। इनकम वन वो है ट्रांजेक्शन वेयर बोथ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज फ्रॉम और टू इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मतलब आपने कुछ नहीं किया, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब आपकी ग्रुप कंपनी। फ्लिपकार्ट मॉरिशस ने कुछ नहीं किया, फ्लिपकार्ट इंडिया से खरीदा और फ्लिपकार्ट सिंगापुर को बेच दिया। ठीक है जी। वेल फ्लिपकार्ट के मॉडल में फिट नहीं हो रहा, बट एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस यूके। रिलायंस ने बाहर एक कंपनी खोल दी, उसने रिलायंस इंडिया से पॉलीमर्स बनाते हैं, रिलायंस इंडिया से पॉलीमर खरीदे और रिलायंस सिंगापुर को बेच दिए। रिलायंस इंडिया ने खुद बनाए, यहाँ पे बस इसके थ्रू बिक गए सिंगापुर को, सिंगापुर अल्टीमेट कस्टमर से डील कर रहा है। तो ये रिलायंस यूके ने देखा जाए कुछ भी नहीं किया, इसको बस इसका बुक्स बनाने के लिए, इसकी P&L बनाने के लिए हमने इसकी अननेसेसरली एक इनकम क्रिएट कर। दूसरी इनकम क्या है, आप रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, ये वो पैसिव इनकम है जो आपकी बिजनेस की नहीं होती। आपने कोई IP बना दी एक बार, उसकी आप रॉयल्टी कमा रहे
अब यहाँ पे इन तरह की इनकम में डर ये होता है, इन्होंने एक्चुअली बनाई नहीं होती, इनको बस उस आईपी का ओनर बना दिया जाता है। ऐसे डिविडेंड शेयर होल्डर होते नहीं है, इनको बस नाम के लिए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बना दिया जाता है। ऐसे कैपिटल गेन, इंटरेस्ट अगर आप, और रेंटल इनकम, अगर आप ये तरीके की इनकम अर्न कर रहे हो तो इस इनकम को पैसिव इनकम माना। ठीक है जी। तो अगर आपकी पैसिव इनकम टोटल इनकम से 50% या उससे कम है तो फिर, और एसेट्स इंडिया में कम है, एम्प्लॉयज कम है, सैलरी कम है, तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाए। ठीक है जी, ये हमारा कंसेप्ट है। इतना ही कंसेप्ट है पोयम का, इतना ही कंसेप्ट है बस, और इसके अलावा कोई कंसेप्ट। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं छोटी सी। मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हाँ मैं आपको इतना कंफर्म कर सकता हूँ कि जिस तरह हमने समझा है, हमें करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, तो ये एग्जाम्पल 1 है। थोड़ा सा बस कि प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन पेपर्स भी देखते हैं, उस पर हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। ये एग्जाम्पल 1 है। अ कंपनी ए इज अ सोर्सिंग एंटिटी फॉर इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप। एक कंपनी ए है जो कंट्री एक्स में है, और वो एक इंडियन कंपनी की, इंडियन बी कंपनी की 100% सब्सिडरी है। वेयर हाउसेज एंड स्टॉक्स आर ओनली एसेट्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि सोर्सिंग कंपनी है मतलब वेयर हाउसिंग है, मतलब वो डिलीवरी कंपनी है, उसके वेयर हाउसिंग और वो ट्रेडिंग करती है, उसके पास स्टॉक्स आते हैं, और वो दोनों कंट्री एक्स में। ऑल द एम्प्लॉयज आर ऑल्सो इन कंट्री एक्स। तो इन्होंने बोल दिया एसेट्स भी 100% इंडिया से बाहर है, एम्प्लॉयज भी 100% इंडिया से बाहर। तो अगर हम देखें, हम कहाँ थे, सॉरी, तो हमारा एसेट इंडिया में 50% से कम, एक्चुअली हमारे केस में तो जीरो है, तो ये भी हमारी मीट हो गई। एम्प्लॉयज 100%, ये भी मीट हो गई। जब एम्प्लॉयज इंडिया से बाहर है सारे, तो सैलरी भी जाहिर से बात है इंडिया से बाहर हो, तो ये भी मीट हो गई। एक इनकम वाला बच गया, उसके लिए हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है। इनकम के लिए इन्होंने क्या दिया है, इनकम के लिए हमें तीन चीज दी, एक्चुअली चार चीजें दी हुई है। ये चार चीजें दी हुई है। पहला पार्ट है 30% ऑफ इनकम इज फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेजेज आर मेड फ्रॉम पार्टीज विच आर नॉन ए एंड सोल्ड टू ए। पैसिव इनकम क्या होती है, ए से खरीदी और ए को बेची। यहाँ पे एक पार्टी नॉन ए है, तो ये पैसिव इनकम नहीं है, कोई ओके इनकम। 30% ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन में परचेज आर मेड फ्रॉम ए एंड सोल्ड टू ए, ये पैसिव इनकम है। 30% ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन में परचेज आर मेड फ्रॉम ए एंड सोल्ड टू नॉन ए, ये पैसिव इनकम नहीं है। और 10% है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, ये पैसिव इनकम। तो सेकंड और फोर्थ पैसिव इनकम है, जो टोटल मिला के बनता है 40%। और हमारा पोएम के लिए रूल क्या था, 50%। तो क्योंकि पैसिव इनकम टोटल इनकम का 40% है, विच इज लेस देन 50%, तो इसलिए इसका पहला टेस्ट भी मीट हो गया। तो इसका मतलब इस कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मीट हो गया। ठीक है जी। तो ये हमारी पहली इलस्ट्रेशन थी। इसके पीछे इन्होंने आंसर भी दिए हुए हैं, जो इस मॉड्यूल में नहीं है, बट इन्होंने इसके आंसर दिए हुए, तो ये पैसिव इनकम भी मीट हो गई। तो अब हम ना, और इसी के आगे फिर फर्दर इसके एक्सटेंशन है कि अच्छा, अब दूसरा केस ले लो कि एम्प्लॉयज 100% नहीं है, एम्प्लॉयज 50% है, 60%। तो देखो, अगर आप एक कंसेप्ट समझे, तो ये कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है बस, और ये पैसिव इनकम के मीनिंग का ध्यान रखना है। एक बार आपने ये ध्यान रख लिया, फिर उसके बाद आपको ये टेस्ट लगाना है, और इस टेस्ट में आपको बोर्ड मीटिंग्स पे फोकस करना है, बोर्ड मीटिंग्स या फिर कोई और बंदा जो डिसीजन ले रहा है। एक बार ना, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा और हमें समझ भी आएगा, मैंने दो पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं कि हम उस की एक्चुअल एग्जाम में पेपर कैसे आते हैं।
क्वेश्चन कैसा आता है। ये क्वेश्चन है, ये मैंने नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाया हुआ है, उसका एक क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, जो हमारा 5 नंबर का है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। इसका हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से, इस पे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सिमरन पी लिमिटेड होल्ड 55% ऑफ शेयर्स इन अल कुबेर, अ कंपनी इन दुबई। Al Kubair has its office in India also. Details related to Al Kubair for year ended this are as follows. Determine the residential status of Al Kubair. तो हमें एक फॉरेन कंपनी है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है। इसमें आप समझ सकते हो सिमरन 50-55% होल्ड करता है अल कुबेर में, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। ये इन्होंने बस इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की चेक करने के लिए दी हुई है। चाहे सिमरन का 55% होता है या 5% होता है या 95% होता, हमारा पोएम का टेस्ट अल कुबेर पे ही लगेगा। दैट इज ओनली थिंग वी हैव टू सी। तो अब जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हमारा स्टेप नंबर 1 है, जो हम चेक करेंगे। 4 टेस्ट होते हैं, एक होता है पैसिव इनकम का, तो 50% से कम होनी चाहिए। एक होता है एसेट बेस का, एक होता है एम्प्लॉयज का नंबर में, और एक होता है एम्प्लॉयज का सैलरी। देखो ये थर्ड और फोर्थ बड़े डिफरेंट है। हो सकता है फ्लिपकार्ट मॉरिशस वाले एग्जांपल में अगर हम जाएं, उसके 5 एम्प्लॉयज हैं, 5 में से 4 एम्प्लॉय मॉरिशस में, बस उसने ऐसे ही रखे हुए हैं दिखाने के लिए। एक्चुअल डिसीजन 5वां एम्प्लॉय ले रहा है, क्योंकि 5वां एम्प्लॉय फिर कॉम्पिटेंट होगा, उसकी सैलरी भी उतनी ज्यादा होगी। ये 5 एम्प्लॉय है बेसिक मेरे बीकॉम ग्रेजुएट, जो शायद 20,000 पर मंथ कमा रहे हैं। और ये जो 4 एम्प्लॉय और जो 5वां एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो 1 लाख पर मंथ कमा रहा है, तो उसकी सैलरी इन चारों की मिला के भी ज्यादा है। तो उस वजह से इन्होंने ये भी लॉजिक लगाया, क्योंकि ये अगेन ये भी एक टैक्स प्लानिंग का तरीका होता है। कंपनी जिस तरह अपने ऑपरेशन बनाती है, तो सरकार ने पहले उसको सोच के रखा, ठीक है जी। तो इन्होंने यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंडिया की भी दी हुई है, दुबई की भी दी हुई है। और सबसे पहले है फिक्स एसेट, तो हमें सारे एसेट्स का टोटल कर देना चाहिए। कि पहले वाला है एसेट का, अगेन ये एसेट का है, ये भी एसेट का है। ये हमारा पैसिव इनकम के लिए यूज होगा। ये डिटेल अगेन हमारी पैसिव इनकम के लिए यूज होगी, ये पैसिव इनकम के लिए यूज होगी, ये पैसिव इनकम के लिए यूज होगी। समझ रहे हो ना जी, ये इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम है, इनकम है, ये इंटरेस्ट और डिविडेंड है। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये पार्ट पॉइंट नंबर 3 के लिए यूज होगी, एम्प्लॉयज के लिए। इसमें अनस्किल्ड की डिटेल दी हुई है। फिर पेरोल एक्सपेंसिव, ये सैलरी पेरोल के लिए। और नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड, ये स्टेप नंबर 2 के लिए यूज होगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो सबसे पहले ये हम इसका टोटल कर देते हैं। बहुत सिंपल सा देखो क्वेश्चन है, और 5 नंबर मुफ्त के हैं। तो हमने इसका टोटल किया। इंडिया का अगर हम एसेट बेस देखें, यहीं पे एक कॉलम बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइडी रहेगा, तो उसका ध्यान रखता हूँ मैं। एक कर लेते हैं इंडिया, एक दुबई, और यहाँ पे हम अपना आंसर लेते हैं बॉक्स। अच्छा जी, इंडिया का टोटल कितना है? 1500 प्लस 225 प्लस 800, 1,2525। और दुबई का कितना है? अगेन यहाँ पे मैथ्स की ज्यादा जरूरत है। 650, और ये 1,075 कितना हुआ? 1725। और 1900 कितना हुआ? 3625। तो इंडिया वाला दुबई से कम है, तो 50% से कम होगा, तो ये सेटिस्फाइड। सॉरी, ये एसेट का है, ये आंसर आपका इसको रिलेट करता है। सॉरी सॉरी। देन इनकम पे, अगेन इनकम पे आप देखोगे, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशंस, ये ओके इनकम है, ये पैसिव नहीं है। इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर सेल्स आर टू ए। अब यहाँ पे इन्होंने सेल्स टू ए लिखा हुआ है, परचेज के बारे में नहीं बोला। तो हम एक एजम्पशन डालेंगे, और एग्जाम आंसर में अपना एजम्पशन लिखेंगे कि हमारी एजम्पशन है कि परचेज आर नॉन ए, और उस बेसिस पे ये भी ओके इनकम मानी जाएगी। अगेन यहाँ पे इन्होंने परचेज के लिए लिखा हुआ है, सेल के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ओके इनकम मानी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है सेल एंड परचेज आर बोथ फ्रॉम ए, ये पैसिव इनकम हो गई। इंटरेस्ट डिविडेंड भी पैसिव इनकम हो गई। तो अगर आप टोटल इनकम का टोटल करो, और यहाँ पे इनकम में कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से ओन करी है, तो इसलिए यहाँ पे दुबई और उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप टोटल इसका टोटल कर दीजिए। इसका टोटल कितना आता है? 120, 150 ये आता है, सॉरी 850 ये आता है, 730, 760, 780 ये आता है, और
780 ये है, और ये है 1370, 1410, 1465। 780 और 1465 है टोटल ये आपकी ओके वाली इनकम। और पैसिव इनकम है आपकी ये, which is 605 plus 400. This is 1005, and this is 2100, and then 2100, 14, 14, 25, 45। अगर कहीं मैथ्स में गलती हो गई तो उसको प्लीज आप ठीक कर लीजिएगा। तो हमारी अगेन ये इनकम भी इससे कम है, तो हमारा पैसिव इनकम टेस्ट भी मीट हो गया। अब आते हैं एम्प्लॉयज पे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिया में दुबई से कम है, तो ये भी मीट हो गया। यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 90 है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे, और देखो इन्होंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में अनस्किल्ड एम्प्लॉयज की डिटेल्स अलग दी हुई है, जो इसमें इंक्लूड है आउट ऑफ अबव मेंशन्ड एम्प्लॉयज। देखो इसका ध्यान रखना, हमारे लिए कहीं भी कंडीशन ये नहीं है कि स्किल्ड होगा या अनस्किल्ड होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो हम अनस्किल्ड एम्प्लॉयज अगर ये इसमें इंक्लूड नहीं होते 70 में, तो हम जरूर 70+5 करते, क्योंकि हमें टोटल बेसिस पे देखना है। बट इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है आउट ऑफ द अबव मेंशन्ड एम्प्लॉय, तो इसका मतलब 5 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम 5 को भी इग्नोर कर देंगे, 30 को भी इग्नोर कर देंगे, 70 और 90 इग्नोर करेंगे। ऐसे पेरोल एक्सपेंसेस भी इन्होंने अलग अलग दिए हुए हैं, 100 इसमें इंक्लूडेड है, ये हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगेन इंडिया में 940 है, बाहर 1250 है, तो ये भी मीट हो गया। तो हमारे चारों टेस्ट मीट हो गए हैं। पैसिव इनकम, एसेट, एम्प्लॉय, सैलरी, चारों टेस्ट मीट हो गए हैं, तो इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया ओके है। मूवमेंट इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है बोर्ड बीओडी मीटिंग्स, मेजोरिटी देखनी है। 3 इंडिया में है, 4 दुबई में है, तो मेजोरिटी दुबई में है, तो इसका बीओडी मीटिंग सेटिस्फाई हो गया। तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कहाँ हुआ? दुबई में हुआ, इंडिया में नहीं हुआ। देखो हम आंसर दुबई में हुआ नहीं, हम ये नहीं देंगे, हम आंसर देंगे इंडिया में नहीं है, इंडिया में ये एनआर, क्योंकि इसका पोयम बाहर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कशन किया अबाउट, मैंने बहुत जल्दी में आपको ये समझाया है। इसकी प्रेजेंटेशन हम पे हमें पूरा ध्यान देना है। हम पहले, जब हमारे पास एक क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन का हम पहले एक्सप्लेन करेंगे कि देयर इज अ सेक्शन 6 which lays down the concept of residency for a company, and the company residence in either of the two situations where it is registered in India or the poem is in India. In this case, since this entity Kuber Limited is not registered in India, so this does not meet. Next, we test poem. For poem, we have 2 different steps: step 1, step 2. For step 1, we have to go to active business outside India. For step 2, we need to see the BOD meetings depending upon active business outside India test. So now first dealing with active business outside India, जहाँ पे आप ये सारे चारों टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करोगे। इंडिया दुबई के बीच में रिमार्क्स भी आने चाहिए, और देन यू विल गो टू BOD मीटिंग, जहाँ पे मेजोरिटी के बेसिस पे इसको बता। So this was our question from November 2020. I could find one more question in November 19. This is for this one. ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, और आप अगर देखेंगे इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। ये आप देखेंगे यहाँ पे भी बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6 नंबर का, मार्क्स बहुत इजीली आपको मिलेगा। बस आपको कंडीशन याद होनी चाहिए और उसका अंडरलाइन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ABC, a software giant in India, set up a 100% subsidiary in by SHB Inc. in Switzerland on April 18. Subsidiary company HSG Inc. is mainly engaged in software services, hardware services, and data backup in 3 different countries. वहां पे बस दुबई और इंडिया था, यहाँ पे स्विट्जरलैंड, स्वीडन और इंडिया, यहाँ पे एक दो नहीं, यहाँ पे 3 कंट्री। तो हमारे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, एसेट्स की इन्फॉर्मेशन दी है, एम्प्लॉयज की दी है, पेरोल की दी है, इनकम की दी है, और इन्होंने और इनकम का हमें ब्रेकअप दिया हुआ है। तो हमारे लिए ये सवाल दुबई वाले से काफी सिंपल है, इजी है। एसेट्स का ज्यादा ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, एम्प्लॉयज का नहीं दिया हुआ, तो हम बहुत इजीली देख सकते हैं। इंडिया में 24 है, और एसेट्स जो हम इंडिया से बाहर है, हम स्वीडन और स्विट्जरलैंड को हम क्लब करेंगे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, हम बस इंडिया से कंसर्न। तो 24 + 12 36 हो गया, जो उससे कम है ये भी मीट हो गया। ऐसी एम्प्लॉयज 40 है, ये 28 है, ये भी मीट हो गया। पेरोल एक्सपेंडिचर ये 6.6 है, 5.4 है, ये भी मीट हो गया। ऐसे इनकम की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है,
This is for transaction made from AE sold to non-AE. This is not a passive income. This is a okay income. This is where both are made from a to AE. This is a passive income. This is where made from AE sold to AE, non-AE. This is a okay income. This is a capital gain, again a passive income. Interest, again a passive income. So आई होप ये आप अपने ये आप निकाल देंगे, इनका टोटल करके आप पैसिव इनकम भी देख लेंगे। और बस यही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं है नेक्स्ट बेसिस। और आगे इन्होंने दिया हुआ बोर्ड मीटिंग इंडिया में तो हुई है, एक स्वीडन में हुई है, दो स्विट्जरलैंड में हुई है। तो इसका मतलब तीन क्योंकि इंडिया से बाहर हुई है, 3/5 इज मेजोरिटी, इसलिए बेस अबव डिटरमिन द रेसिडेंशियल स्टेटस अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ, दैट्स इट। So friends, this is so in this lecture I have discussed a concept of OM, which is a residential status for a company, only for a company. And as I can tell you from my experience over the past few attempts, many attempts, not few attempts, almost in every alternative attempt, we find a question of 5 to 8 marks on this topic only. I hope आपको मेरा पढ़ाना का ये समझ में आया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट एरिया अगर लगता हो, कोई भी पढ़ाने के तरीके में आपको कोई लगता हो कि यहाँ पे चेंज होना चाहिए, आप प्लीज मुझे बताइएगा। मैं अकॉर्डिंगली अपना आई विल रिविजिट माय वे एंड आई विल अकॉर्डिंगली चेंज इट। होल ऑब्जेक्टिव इज, like I mentioned earlier, my objective is to help you with two types of questions we face. One which is complex for you, and two which is scoring for exams. मैं आपके लिए ये दोनों तरीके के टॉपिक आइडेंटिफाई करके हर लेक्चर में एक एक टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वो स्कोरिंग होगा या कॉम्प्लेक्स होगा या दोनों होंगे, तो उस तरह हम इसके साथ चलेंगे। आज के लिए ये है। प्लीज डू वॉच आउट, डू लुक आउट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। आई विल बी अपलोडिंग इट सून। Thank you so much. Have a nice day.